हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोएरफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए। मेरा नाम है वर्षा गौर, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। अगर किसी ने अभी तक जेआरएफ अड्डा ह्यूमैनिटीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। यहाँ पर काफी सारे सेशंस आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड यानी पेपर 2 को फोकस करने वाले होते हैं, तो प्लीज जल्दी से आइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि कहा था वादे के अनुसार कि बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी, तो पीएचडी की सारी डिटेल्स सिर्फ एक वीडियो में आपको दे रही हूँ कि पीएचडी एग्जैक्टली क्या चीज है, ड्यूरेशन कितने साल की होती है, सुपरवाइजर का रोल क्या होता है, रिसर्च कैसी करनी पड़ती है, और स्टाइपेंड यानी कि बिल्कुल फेलोशिप का क्या चीज रहता है आपकी किसके अंदर, यानी कि आपकी पीएचडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। फटाफट से प्रेजेंट लगा दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए, कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। वेरी गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी बच्चों को। जल्दी से आ जाइए और शुरू करते हैं इस सेशन। ये सारी डिटेल्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जो कि पीएचडी ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनको जानकारी ही नहीं है। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए आज मैं बताऊंगी आपको ये सारे पैरामीटर्स की कैसे इन सब चीजों पर बात करते हैं पीएचडी के। ठीक है, सबसे पहले तो ड्यूरेशन क्या होती है पीएचडी की। देखिए, आप जब पीएचडी में जाते हैं, आपका पीएचडी में एडमिशन होता है, इनरोलमेंट होता है, ठीक है। उस टाइम पर आपकी लगभग जो है, वैसे देखो मिनिमम अगर मैं बोलूं, मिनिमम आपकी 3 साल की पीएचडी होती है। 3 साल में आपको पीएचडी कंप्लीट होती है, करनी होती है कम से कम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 साल की हो सकती है, 5 इयर्स की हो सकती है। उसके बाद आप 2 साल का मैक्स टू मैक्स एक्सटेंशन ले सकते हैं। तकरीबन 7 साल में करने वाले भी होते हैं पीएचडी। लेकिन मैं सही बताऊं तो ये ना ही हो तो बेटर है। कोशिश करिए कि आइडियली आप अपनी पीएचडी को जो है 3 से मैक्स टू मैक्स 4 साल तक या 4.5 साल तक कंप्लीट कर दीजिए। यही एक आइडियल टाइम होता है पीएचडी का, क्योंकि जिसमें से देखिए 6 महीना हो गया, या अगर मैं बोलूं 1 साल आपका कोर्स वर्क कंप्लीट करने में भी लग जाता है, यानी कि जो बेसिक क्लासेस आपकी होती है पीएचडी की, उसमें कंप्लीट करके करने में भी लग जाता है, तो वो कंप्लीटेशन भी आपका काउंट होगा। इसके बाद जो आप अपनी एक्चुअल रिसर्च कंडक्ट करेंगे ना, आपका जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जब अपनी आप एक्चुअल रिसर्च करेंगे ना, तो वो आप मैक्स टू मैक्स 3 साल, या फिर अगर मैं बोलूँ 3.5 साल तक खींचिए, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करिए कि 5 साल अगर कर भी रहे, चलिए 5 साल आपको लग भी रहे, तो एटलीस्ट 7 साल तक आपकी पीएचडी की बात ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ना क्रिटिसिज्म मिल जाता है कई बार बेटा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है कि एक तो पीएचडी करो, ऊपर से 7 साल लग गए पीएचडी को, एक बंदा 7 साल से पीएचडी करे जा रहा है। तो इसलिए आइडियली आपका 3 से 4 समय, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। देखो बच्चे 3 मिनिमम है, कम से कम 3 साल तो लगते ही है। आपकी थीसिस सबमिशन 3 साल के बाद होगी, ये बात तो गारंटी है। ठीक है, 5 साल का भी टाइम मान सकते हैं आप इसको, और 4 साल ऐसे भी आप इसको मान सकते हैं। तो तकरीबन ये आपका एक सिनेरियो होता है पीएचडी की ड्यूरेशन का, कि एग्जैक्टली ड्यूरेशन कितनी होती है। आप में से किसी बच्चों के सवाल है, आप पूछते रहिए, या फिर अगर बाद में भी इन केस अगर मैं कुछ कवर नहीं करवा पाई हूँ, बाद में भी आपका ऐसा कुछ सवाल है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंटली जो है चीजें उस पर फोकस कर लेते हैं। सुपरवाइजर का रोल क्या होता है? देखो, आप जब रिसर्च में जाते हो या फिर आप जब पीएचडी में जाते हो ना, आपको एक गाइड मिलता है। वो गाइड 3 कैटेगरीज में हो सकता है। या तो वो एक प्रोफेसर होगा, ठीक है, या तो वो एक एसोसिएट प्रोफेसर होगा, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये लोग आपको थ्रू आउट द पीएचडी गाइड करेंगे। आप इन्हीं सुपरवाइजर के अंडर जो है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। रिसर्च मतलब आप जो भी थीसिस लिख रहे हैं वो इनकी सुपरविजन में होंगे। ये आप बदल तभी सकते हैं जब आपका कुछ मतलब मान लो कुछ उनके साथ खराबी हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, या मान लो आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर आप इनके अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत खैर लंबा मैटर होता है बदलने ना बदलने का, लेकिन कोशिश तो, लेकिन कहा यही जाता है कि देखो एक बार अलॉट हो गया तो ये आपके फॉर पीएचडी यही एक गाइड रहते हैं, फिर ये चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये अलॉट कौन करता है बेटा? ये अलॉट यूनिवर्सिटी ही करती है। देखो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मैं इसका एक चीज बताती हूँ। एक तो आपको यूनिवर्सिटी खुद अलॉट करती है, ये भी होता है। कभी कभार क्या होता है, सुपरवाइजर आपको खुद चुन लेता है। सुपरवाइजर का इंटरेस्ट एरिया अगर आपके इंटरेस्ट एरिया के साथ मैच हो रहा है, यानी कि मान लो जैसे कि मैं अपना रिसर्च टॉपिक लेके गई फॉरेन पॉलिसी पर, मेरे सुपरवाइजर का भी इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी पर है। ठीक है, तो मैं जो हूँ
सुपरवाइजर जो है आपका इंटरेस्ट, आपको और सुपरवाइजर का इंटरेस्ट मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, है ना। और ऑल्सो इंटरेस्ट मैच होना, देखो मतलब मैं, मेरे को इस चीज पे हंसी इसलिए आ रही है बेटा, क्योंकि मेरा और मेरे सुपरवाइजर का यही कनेक्शन था, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट मैच होने वाला कनेक्शन ही था। खैर एनी हाउ, तो सुपरवाइजर का इंटरेस्ट भी मैच होना एक बहुत बड़ी चीज मायने रखती है, ठीक है। इसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि आपको किन के अंदर रिसर्च करनी है। अब जैसे डी जैसे स्टूडेंट्स, डी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि आपको कहाँ पर रिसर्च करना है, आपको किसके अंदर काम करना है। जैसे कि मान लो आप किसी प्रोफेसर को लुक आफ्टर करते हैं, आप उनको बहुत उनका चीजें पढ़ते हैं, आप उनकी थीसिस पढ़ते हैं ना, तो आप उनका नाम बेस्ट ऑफ 3 पूछा जाता है कि आप इनके अंदर करना चाहते हो, तो आप उनके नाम दे सकते हो और आप उनके अंदर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका सुपरवाइजर का अलॉटमेंट होता है, सुपरवाइजर आपको गाइड करते हैं कि थीसिस कैसे लिखनी है, थीसिस कैसे लिखनी है, रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है, कैसे आपको डाटा कलेक्ट करना है, ये सब कुछ आपको गाइडेंस जो है सुपरवाइजर देते हैं कि एग्जैक्टली आपकी रिसर्च में आप कैसे मूव ऑन करेंगे, है ना। तो ये आपकी साइनॉप्सिस पे साइन करने के साथ साथ आपकी फाइनल सबमिशन ऑफ थीसिस पे भी इन्हीं के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब आपको स्टाइपेंड फेलोशिप मिलती है तब भी इनके सिग्नेचर होके ही आपको मंथली फेलोशिप मिलती है, ठीक है। तो ये इसलिए जो रोल ऑफ सुपरवाइजर है वो बहुत ही अहम हो जाता है आपकी पीएचडी में, ठीक है। आगे बात करते हैं रिसर्च कैसी कंडक्ट करनी होती है, किस टाइप की रिसर्च की बात कर रहे हो मैम आप, रिसर्च का लेवल क्या होता है बेटा। रिसर्च जो है ना आपकी बड़ी बेसिक होती है, बेसिक होती है, और वो रिसर्च जो भी आप कंडक्ट करते हो वो आप एक थीसिस में लिखते हो। वो रिसर्च इतनी बेसिक होनी चाहिए कि वो बेसिकली 3 से 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी रिसर्च है, चाहे आपने एजेंसी पे रिसर्च करी है, चाहे आपने किसी सेक्टर पे रिसर्च करी है, चाहे आपने किसी स्कीम पे रिसर्च करी है, ठीक है, चाहे आपने किसी पॉलिसी के इम्पैक्ट पे रिसर्च करी है, वो सारी चीजें आप एक थीसिस में उतारते हो। तो ये बड़ी बेसिक रिसर्च होती है, ऐसा कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च नहीं होती, बस बड़ी बेसिक लेवल की रिसर्च होती है जिसको आप 3 से 5 साल में इजीली कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च कंडक्ट होती है और इतने ही लेवल की होती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होता कि आप पूरे 3-4 स्टेट्स की थीसिस पर या फिर 3-4 स्टेट्स के बारे में लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एक बेसिक कुछ कुछ चीजें बेसिक के बारे में लिख सकते हो और अपनी रिसर्च उसमें कंप्लीट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द फाइनल सेक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मैम ये फेलोशिप क्या होता है, कितना मिलता है, कितने साल तक मिलता है, स्टाइपेंड क्या होता है। देखो वैसे स्टाइपेंड और फेलोशिप एक ही होती है, एक तो होती है आपकी जेआरएफ की फेलोशिप, जो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, जैसे ही आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया वैसे ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तकरीबन आपको 50,000 पैसा मिलता है, ठीक है। एक तो होती है ये। अब ये मिलता कब तक है, देखो जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हो, कायदे में ये आपका जब कोर्स वर्क कंप्लीट होता है ना, कोर्स वर्क के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाता है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कोर्स वर्क के बाद ही आपको मिलना शुरू हो जाता है ये, ठीक है। और हर महीने मिलता है, हर महीने मिलता है, कब तक, 5 साल तक आपको ये रेगुलरली मिल सकता है, ठीक है। 3 साल के बाद आपका जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट होता है। एसआरएफ में कैसे कन्वर्ट होता है, बकायदा आपकी प्रोग्रेस काउंट होती है कि आपने रिसर्च में कितनी प्रोग्रेस कर ली है। अगर आपका जेआरएफ टू एसआरएफ हो गया तो यानी कि आपका जो अमाउंट है थोड़ा और बढ़ जाएगा, आपका जो अमाउंट है एसआरएफ का वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिसर्च की प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि आप जेआरएफ से एसआरएफ कैसे बन सकते। जेआरएफ तकरीबन 3 साल, उसके बाद आप एसआरएफ में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। स्टाइपन आपको मैक्स टू मैक्स 5 साल तक मिल सकता है। अब जो और भी जैसे मैंने अभी बताया एक्सटेंशन भी ले सकते हो 2 साल, अगर आपने मान लो 2 साल एक्सटेंशन ले लिया तो आपको जेआरएफ मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि ये नहीं कि भाई हम तो 8-8 साल 9-9 साल तक या 7-7 साल तक रिसर्च करेंगे और जो है हमारा तो जेआरएफ चलता रहेगा, बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। जेआरएफ आपको सिर्फ इतने ही टाइम के लिए मिलता है। तो जेआरएफ की बात ये। दूसरी चीज, आपको अपने जेआरएफ फेलोशिप आपके पास आ रही है, इसके साथ आपको बिल्स भी दिखाने होते हैं कि आप उस फेलोशिप को कैसे यूज कर रहे हैं। भाई आपने कोई लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले रखी है, आपने बुक्स में यूटिलाइज कर रहे हैं उन पैसों को, आपने जो है ये स्टाइपन आपको 6-6 महीने में दिखाना होता है। कुछ क्वांटिजेंसीज होती है, आपको वो दिखाना होता है कि आप अपनी रिसर्च के अंदर या फिर अपनी इन सब जगहों पर वो बिल्स आप दिखा सकते हैं कि आपने ऐसे ऐसे अपने पैसे को खर्च किया, ठीक है। पहली चीज तो योगी स्टाइपन इतना मिलता है, ऐसे मिलता है, कितने साल तक मिलता है, बेसिक चीज ये बात होगी। नॉन नेट वालों को भी ना स्टाइपन मिलता है, जिनका मतलब नॉन नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है ना, उनको भी स्टाइपन मिलता है। नॉन जेआरएफ वालों को भी स्टाइपन मिलता है। कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8 से 10 हजार रुपए मिल जाते हैं। इसके अलावा भी नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी,
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। ऐसे ही आपकी और भी सारी जो है स्टाइपन जो है ये आपकी कमीशन देती है, फेलोशिप्स ही आपकी कमीशन देती है। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप भी है, और इसके अलावा कोठारी फेलोशिप भी है, मतलब आईसीएसएसआर की भी फेलोशिप भी है। आईसीएसएसआर की भी फेलोशिप है, ये आपको 50,000 तो नहीं बल्कि लमसम अमाउंट, देखो एससी एसटी और आपका बैकवर्ड क्लासेस जो नेशनल कमीशन देती है ना, ये तो आपको लमसम जेआरएफ वाला अमाउंट ही देती है, ठीक है। अब ये आपको कैसे मिलती है बेटा, जब आप अपना फॉर्म भर रहे होते हो ना जेआरएफ या नेट का, उस समय आपको नेशनल कमीशन फॉर एससी या नेशनल कमीशन फॉर एसटी पर टिक करना पड़ता है कि आप इसकी स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो, तो आपको यहाँ से वो चीज मिल जाती है, ठीक है। ये अमाउंट सेम है, अगर आपको इसमें नंबर आ गया, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन जेआरएफ से थोड़ा कट ऑफ नीचे है आपका, या नेट से थोड़ा कट ऑफ नीचे, आपका इसमें नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के फॉर्म निकलते हैं अलग से, कोठारी फेलोशिप के फॉर्म निकलते हैं अलग से, आईसीएसएसआर वाली फेलोशिप के फॉर्म निकलते हैं अलग से। जैसे कोठारी फेलोशिप आपको मिलती है 50,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए तक की, आईसीएसएसआर वाली आपको 18,000 रुपए तक की मिलती है। तो ये कुछ फेलोशिप है जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं ना, जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं। और याद रखिएगा ये फेलोशिप आपकी अहम होती है रिसर्च करने के लिए। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था जो मैं आपको कवर करवाना चाह रही थी यहाँ पे। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। ह्यूमैनिटीज का चैनल आप प्लीज लाइक कर देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस यहाँ पर हो रही है। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ भी और क्वेरी है, जो मैंने आपको डिटेल में करवाया वो तो ठीक है, इसके अलावा भी आपके मन में कुछ भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, मैं उनको जरूर बताऊंगी, चाहे तो कमेंट में लिख दूंगी, नहीं तो उनके ऊपर एक छोटा सा सेशन और दे दूंगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे होती है, टेलीग्राम लिंक आपका ये है। इंपॉर्टेंट बात, कल शाम 8 बजे एनालिसिस करवा रही हूँ आपको अगस्त वाले पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, पार्ट 3 लेकर आ रही हूँ अगस्त वाले क्वेश्चन पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे याद से इस सेशन में जरूर आ जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।